नमस्कार, मेरा नाम दीपक चौधरी है। आप सभी का मुस्कान अलवी हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। यह विषय यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी तथा यूपीएससी एलटी ग्रेड के एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर यूजीसी नेट के किसी भी छात्र को यूजीसी नेट से जुड़े किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी कविता का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश अर्थात आरंभ माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युगों में विभाजित किया गया है, जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल के नाम से भी संबोधित किया है। इन सभी कालों का समय सीमा कुछ इस प्रकार निर्धारित किया गया है। आदिकाल का समय सीमा 1050 संवत 1050 से 1375 तक निर्धारित किया गया है। भक्ति काल का समय सीमा 1375 से 1700 निर्धारित किया गया है। रीतिकाल का समय सीमा संवत 1700 से 1900 निर्धारित किया गया है। अतः आधुनिक काल का समय सीमा 1900 से अब तक निर्धारित किया गया है। आदिकाल के विभिन्न विद्वानों द्वारा विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास को समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचारों के आधार पर विभाजित किया और अपने दृष्टिकोण से आदिकाल का नाम अपने अनुसार भिन्न भिन्न नाम दिए। आदिकाल, जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है, लगभग 1050 संवत से 1375 संवत तक के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। आइए हम विद्वानों के मत एवं उनके दृष्टिकोण देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने काल विभाजन किया और किस आधार पर काल आदिकाल का नाम अपने अनुसार रखा। तो प्रथम है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। उनके अनुसार इस काल की रचनाओं में चारणों अर्थात राजपूत वीरों के गुणगान करने वाले कवियों का वर्चस्व रहा। इनकी कृतियां मुख्यतः वीर रस से ओतप्रोत थीं और देशभक्ति, युद्ध पराक्रम और निष्ठा का वर्णन मिलता है। इस दृष्टि से आदिकाल को राजभक्ति और वीर गाथाओं का युग माना गया है। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के पश्चात मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। मिस्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा श्याम बिहारी मिश्र। मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद में आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। उनका मानना था कि यह काल हिंदी साहित्य की शुरुआती अवस्था है, जहां भाषा अभी विकसित नहीं हो रही थी और साहित्य का पूर्ण रूप सामने नहीं आया था। इस युग की भाषा अपभ्रंश और प्राकृत से निकली खड़ी बोली के रूप में उभर रही थी। मिस्र बंधु के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। इनके द्वारा दिया गया नाम अनेक विद्वान अनुसरण करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। उन्होंने कहा कि यह युग वीरता, युद्ध और राजाओं के पराक्रम का युग है। इस काल में पृथ्वी राजरासो
पृथ्वीराज रासो, आल्हा खंड जैसी प्रमुख रचनाएं थी। शुक्ल जी के अनुसार यह युग साहित्य की दृष्टि से इतिहास और वीर रस का काल रहा। शुक्ल जी का मानना था कि यह युग साहित्य से ज्यादा इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रहा और इस युग में वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आता है। राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। उनके अनुसार इस काल में दो धाराएं थी। पहला है सिद्ध परंपरा। इस परंपरा में बौद्ध धर्म से प्रभावित लोक भाषा में रचनाएं की जा रही थी और दूसरा है सामंत परंपरा। सामंत परंपरा क्या है? दूसरा सामंत परंपरा। राजाओं और वीरों के गुणगान, राजाओं और वीरों के गुणगान से जुड़ी साहित्यिक रचनाएं हो रही थी। सामंत परंपरा में राजाओं और वीरों के गुणगान से जुड़ी साहित्यिक रचनाएं की जा रही थी। इस दृष्टि से राहुल जी ने सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के विकास का काल माना है। आदिकाल को राहुल जी ने सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के विकास का काल माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा। उनका विचार था कि इस काल में हिंदी साहित्य की भूमि तैयार हो रही थी। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, अर्थात यह काल साहित्य की नींव रखने का काल था, जहां आगे वे भक्ति काल और रीति काल के बीज बोए गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पश्चात विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम आता है। इन्होंने आदिकाल को वीर काल कहा। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से काफी मिलता जुलता है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा, माफ करिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिए गए तर्क भी काफी मिलते जुलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के तर्क से। आइए देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा। उनके अनुसार इस काल की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य वीरों के साहस और राष्ट्र प्रेम को प्रेरित करना था। कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तर्क में भी यही बातें कही गई थी। इस काल में कवियों ने अपने नायकों को अमर करने के लिए रचनाएं की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि इस काल में कवियों ने अपने नायकों को अमर करने के लिए रचनाएं कर रहे थे। अगले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस युग को सीधा साधा सा नाम दिया, जो है आदिकाल। उनके अनुसार यह हिंदी साहित्य का आदि और आरंभिक युग है, जहां भाषा, विषय वस्तु और साहित्य शिल्प तीनों की नींव रखी जा रही थी। यह काल भारतीय संस्कृति, धर्म और लोक परंपरा के मेल का प्रतीक था। इनका मानना था कि यह काल भारतीय संस्कृति, धर्म और लोक परंपरा के मेल का प्रतीक बन रहा था। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। किसी ने इसे वीरता का प्रतीक माना, तो किसी ने बीजवपन का, तो किसी ने इसे साहित्य की बाल्यावस्था के रूप में देखा। परंतु सभी का मत इस बात पर एक मत है कि आदिकाल हिंदी साहित्य की जड़ों का काल है, जहां से आगे भक्ति काल और रीति काल का वृक्ष फला और फूला। तो चलिए अब हम आदिकाल की रचनाओं की विशेषताओं को देखते हैं और समझते हैं। आदिकाल की विशेषताएं। आदिकाल की रचनाओं में हम कुछ इस प्रकार की विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे वीर रस की प्रधानता। हम कहीं न कहीं देख सकते हैं कि आदिकाल की रचनाओं में वीर रस की काफी प्रचुरता थी। युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल में युद्धों का सजीव वर्णन हो रहा था। रचनाएं ऐसी की जा रही थी कि पाठक को ऐसा महसूस होता है कि वे खुद युद्ध के मैदान में मौजूद हैं। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। इनकी रचनाओं में कहीं न कहीं हमें ऐतिहासिक घटनाओं का सबूत
मिलता है। श्रृंगार एवं अन्य रसों का भी समावेश इस युग में देखा गया है। प्राकृत, अपभ्रंश, टिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग इस युग में हो रहा था। आश्रयदाताओं की प्रशंसा और उनका गान इस काल के कवियों का कहीं न कहीं मुख्य उद्देश्य रहा। तो चलिए हम इन सभी विशेषताओं को विस्तृत से देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला है वीर रस की प्रधानता। पहला है वीर रस की प्रधानता। आदिकाल के साहित्य में वीर रस की सबसे अधिक प्रधानता मिलती है। इस समय का समाज मुख्यतः राजाओं, योद्धाओं और युद्धों से जुड़ा हुआ था। कवियों ने अपने नायकों की बहादुरी, शौर्य और देशभक्ति का वर्णन किया। उदाहरण पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन मिलता है। चंद्रवरदाई ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है पृथ्वीराज रासो में। कवियों ने युद्ध भूमि के दृश्य, हथियारों की टंकार और सैनिकों के उत्साह को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल की रचनाओं में युद्धों का ऐसा वर्णन मिलता है जैसे कविता या रचना पढ़ते समय पाठक स्वयं को उस युद्ध के मैदान में महसूस करता है। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापे, तलवारों की झंकार आदि सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। यह चित्रण केवल वीरता नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और गौरव की भावना को भी दर्शाता है। तीसरा है ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। आदिकाल के कवियों ने अपने युग की ऐतिहासिक घटनाओं को काव्य के रूप में व्यक्त किया है। उनकी रचनाएं इतिहास के दस्तावेज के रूप में प्रतीत होती हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान, राणा हम्मीर, आला उदल आदि गाथाएं। इन रचनाओं से उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का भी ज्ञान होता है। श्रृंगार एवं अन्य रसों का भी समावेश हमें आदिकाल में मिलता है। कहीं न कहीं यह माना जाता है कि आदिकाल केवल वीर रस के लिए जाना जाता है, लेकिन वीर रस की प्रधानता तो थी ही, फिर भी कवियों ने श्रृंगार, करुण, हास्य आदि रसों का भी प्रयोग किया। वीरों के प्रेम प्रसंग, वीरांगनाओं का विरह, नायकों की प्रशंसा आदि में श्रृंगार रस का झलक मिलता है। इससे साहित्य की भावनात्मक संतुलन बना रहा। इस काल में भिन्न भिन्न भाषाओं के माध्यम से रचनाएं रचे जा रहे थे, जिनमें है प्राकृत, अपभ्रंश, टिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग था। आदिकाल की भाषा संस्कृत के विकसित अपभ्रंश रूपों में थी। कवियों ने टिंगल, पिंगल, अपभ्रंश प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया। भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रभाव तो था, परंतु वह आम जनता के बहुत निकट थी। भाषा में संस्कृत के तो शब्द थे, लेकिन क्या था, वे शब्द आम जनता के बोलचाल में काफी प्रयोग किए जा रहे थे। इसलिए इनकी रचनाएं आम जन के लिए बहुत ही आसानी से समझी जाने वाली रचनाएं थी। डिंगल भाषा विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित था और डिंगल भाषा विशेष रूप से राजस्थान के क्षेत्र में ही प्रचलित था। इस काल का एक और विशेषता यह है कि इस काल में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं उनकी गुणगान करते थे। इस काल के कवि अपने राजाओं और नायकों के आश्रित थे।
वे अपने आश्रयदाताओं की वीरता, उदार और दानशीलता की प्रशंसा कर रहे थे। कवि अपने काव्य के माध्यम से राजाओं की कीर्ति को अमर बनाने की प्रयास में रहते थे। इसलिए इस काल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात हम आदिकाल की विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी देख सकते हैं कि धार्मिक और नैतिक भावनाओं का भी प्रभाव देखते हैं। इस युग की रचनाओं में हम कहीं न कहीं धार्मिक और नैतिक भावनाओं को भी हम देख सकते हैं। इस युग में धर्म और नीति का विशेष स्थान था। कई रचनाओं में भगवान, धर्म, कर्म की भावना दिखाई देती है। जैन और बौद्ध प्रभाव भी देखने को मिलता है, जहां अहिंसा और सदाचार का प्रचार किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लोक जीवन और लोक भाषा का भी प्रभाव हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के युग में काफी रहा है। आदिकालीन साहित्य में लोक जीवन की झलक स्पष्ट देखने को मिलती है। कवियों ने आम जन के संघर्ष, जीवन शैली और लोकगीतों को अपने काव्य में स्थान दिया। कवियों ने न केवल राजाओं के जीवन और उनके कीर्ति को अपने काव्य में शामिल किया, बल्कि वे आम जन के भी जीवन संघर्ष को, जीवन शैली को अपने काव्य में जगह दिया और उनका वर्णन किया। इस कारण यह साहित्य लोकप्रिय और जीवंत प्रतीत होता है। इस कारण से इस काल की साहित्य जीवंत और लोकप्रिय साबित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आदिकाल का साहित्य मुख्यतः वीर गाथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इसमें वीरता, धर्म, निष्ठा, नारी सम्मान, राष्ट्र प्रेम, आश्रयदाताओं की प्रशंसा प्रमुख विषय रहे हैं। यह काल हिंदी साहित्य के आदिकालीन बीज बोने वाला युग माना जाता है। तो चलिए हम अब आदिकालीन साहित्य पर बात करते हैं। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य रचे जा रहे थे और किन के द्वारा रचनाएं रची जा रही थी। आदिकाल में प्रमुख साहित्य के रूप में आता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं सरहपा, जिनका प्रमुख रचना है दोहा कोश। उसके बाद आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं देवसेन, जिनका प्रमुख रचना है श्रावकाचार्य। इसके पश्चात आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि रहे हैं अर्थात रचनाकार रहे हैं गोरखनाथ जी, जिनका प्रमुख रचना है गोरखवाणी। उसके पश्चात आता है रासो साहित्य। रासो साहित्य में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। अन्य रचनाएं एवं कवि विद्यापति का कीर्तिलता कीर्तिपता का काफी मशहूर है और है अमीर खुसरो की पहलियां काफी प्रचलित थी। आदिकालीन साहित्य। हिंदी साहित्य का आदिकाल वह समय है जब हिंदी भाषा अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी। इस काल में रचनाकारों का उद्देश्य साहित्य के माध्यम से धर्म प्रचार, आध्यात्मिक साधना, वीरता और नीति शिक्षा देना था। इस समय की हिंदी में प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट की भाषा के शब्दों की मात्रा काफी देखी जा सकती थी। आदिकाल के कुछ प्रमुख धाराएं, जिनमें से है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य एवं अन्य कवि जैसे विद्यापति और अमीर खुसरो। तो चलिए इन सभी धाराओं को
समझते हैं और इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि रहे हैं सरहपा। इनकी मुख्य रचना है दोहा कोश। इनकी मुख्य रचना है दोहा कोश। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के साधकों द्वारा रचा गया। सिद्ध साहित्य की रचनाएं बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के साधकों द्वारा रचा जा रहा था। इनकी रचनाएं दोहा रूप में होती थी। इनकी रचनाएं दोहा के रूप में पाई गई, जिसमें योग, ध्यान, आत्मज्ञान और कर्म मार्ग को बल दिया गया। कर्म मार्ग पर अधिक बल दिया जा रहा था। इन रचनाओं में अपभ्रंश भाषा मिश्रित थी, जिससे जनमानस तक धर्म आसानी से पहुंच पा रहा था। जिससे जनमानस तक धर्म की बातें आसानी से पहुंच पा रहा था। सिद्ध साहित्य के मुख्य विशेषता। इस साहित्य के साधक ईश्वर को निराकार मानते थे। रचनाकारों का मानना था कि ईश्वर निराकार है। वे कहते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वे निराकार है। ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है। इस साहित्य में आत्मज्ञान को ही सर्वोच्च माना जा रहा था। समाज में आडंबरों और अंधविश्वासों का विरोध काफी बढ़ चढ़कर किया जा रहा था। सिद्ध साहित्य की रचनाओं के माध्यम से समाज में उपस्थित आडंबरों और अंधविश्वास का काफी विरोध किया जा रहा था। जैन साहित्य के प्रमुख कवि हुए हैं देवसेन। इनकी प्रमुख रचना है श्रावकाचार्य। जैन साहित्य में धर्म के 5 व्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उल्लेख मिलता है। इस साहित्य का उद्देश्य था आत्मशुद्धि और मोक्ष के मार्ग पर चलना। इस साहित्य का प्रमुख उद्देश्य यह था कि लोगों को आत्मशुद्धि का ज्ञान देना और मोक्ष के मार्ग पर चलना। इस साहित्य में संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तथा इस साहित्य का मुख्य विशेष यह भी रहा है नीति, संयम, धर्म प्रचार और जीवन दर्शन को दिखलाना। जैन धर्म के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। देवसेन, इनकी प्रमुख रचना है श्रावकाचार्य, जिसका विषय है गृहस्थ आचरण। जिनसेन की प्रमुख रचना है हरिवंश पुराण, जिसका मुख्य विषय है जैन तीर्थंकरों का जीवन। सामदेव का रचना का नाम है उपदेशमाला, जिसका मुख्य विषय है धर्मोपदेश, धर्मों का उपदेश देना। हेमचंद्राचार्य का प्रमुख रचना है त्रिषष्टि शाला का पुरुष चरित्र, जिसमें महापुरुषों की गाथाएं गाई गई हैं। और आखिरी हैं शिलभद्र सूरी, जिनकी रचना है पांडव पुराण। इस पांडव पुराण में धार्मिक कथाएं लिखी गई हैं। इस कड़ी में अगला आता है नाथ साहित्य। इसके प्रमुख कवि रहे हैं गोरखनाथ जी की प्रमुख रचना है गोरखवाणी। नाथ पंथ का प्रमुख उद्देश्य रहा है योग साधना द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन। इन कवियों ने समाज में व्याप्त पाखंड और भौतिकता का विरोध किया। नाथ साहित्य के कवियों ने समाज में व्याप्त पाखंडता और विलासिता के जीवन को काफी विरोध किए। उनका मानना था कि जो है वही पर्याप्त है। गोरखनाथ ने सहज जीवन और कर्म योग को सर्वोपरि माना। गोरखनाथ जी का मानना था कि सहज जीवन और कर्म योग ही जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: योग और साधना पर बल दिया,
सरल और लोक भाषा में रचनाएं लिखी गई। रहस्यवाद और माफ करिएगा, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। नाथ पंथ के अन्य कवि तथा उनकी रचनाएं। रचना या योगदान। मत्स्येंद्र नाथ का नाथ पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। चौरंगी नाथ योग मार्ग के उपदेश दिए। जालंधर नाथ जी ने ध्यान साधना पर रचनाएं रची। भर्तृहरि हरिनाथ वैराग्य शतक जैसी रचनाएं रची, जो संस्कृत में भी काफी प्रसिद्ध रही। अब हम बात करेंगे रासो साहित्य, जिसके कारण वीरगाथा काल आदिकाल का नाम पड़ा। रासो साहित्य के प्रमुख कवि चंद्रवरदायी माने जाते हैं, जिनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। इस साहित्य में मुख्यतः राजाओं और वीरों का शौर्य गाथाओं का वर्णन किया जा रहा था। इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इस साहित्य में वीर रस, देशभक्ति और राजनीतिक की झलक देखने को मिलती है। इस साहित्य की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे युद्धों और पराक्रम का सजीव वर्णन मिलता है। वीर रस की प्रधानता इसमें हम आसानी से देख सकते हैं। लोक भाषा और अलंकार का प्रयोग देखने को हमें साफ साफ मिलता है। रासो साहित्य के अन्य प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं हम देख सकते हैं, जैसे चंद्रवरदायी जी का पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी का वर्णन मिलता है। नरपति नाल्हा जी ने विशलदेव रासो लिखा, जिसमें हम देख सकते हैं विशलदेव चौहान की गाथा हम देख सकते हैं। जगनिक ने आला खंड लिखा, जिसमें आला उदल की वीरता का प्रमाण मिलता है। सरंगधर जी ने सरंगधर पद्धति लिखी, नीति और ज्ञान संबंधित काव्य है। पद्माकर ने परशुराम दास लिखा, जो पौराणिक वीरता का कथा है। इस कड़ी में आगे हैं आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति, जिनका जन्म 1350 में हुआ और स्वर्गवास 1450 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचना है कीर्तिलता कीर्तिपताका। विद्यापति मैथिली और आरंभिक हिंदी के महान कवि थे। उन्होंने भक्ति, श्रृंगार और राजनीतिक का सुंदर समन्वय किया। उनकी भाषा में लोक की मिठास और भावनाओं की गहराई देखने को मिलती है। उन्होंने शिव और भगवती की भक्ति पर अनेक पद रचे। इस कड़ी में अगले कवि हैं अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ, स्वर्गवास 1325 ईस्वी में हुआ। इनकी मुख्य रचनाएं हैं पहेलिया, मुकरी, दोहे, गीत। खुसरो ने हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं को मिलकर हिंदवी भाषा का रूप दिया। वे दिल्ली सल्तनत के दरबारी कवि और संगीतकार थे। उन्होंने लोक जीवन की सादगी और बुद्धिमत्ता को पहेलियों और दोहों में प्रस्तुत किया। उनके दोहे आज भी काफी लोकप्रिय हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। आदिकाल के कुछ अन्य प्रसिद्ध कवि एवं उनकी
रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। बिहारी दास की द्वारा रचा गया नीति शतक, जिसमें हम नीति पर पद रचना का विवरण देखने को मिलता है। इस रचना में अवार्ड का भी प्रभाव हम देख सकते हैं। हम्मीर देव द्वारा रचा गया हम्मीर रासों में हम मेवाड़ के हम्मीर देव की वीर गाथा का विवरण देखने को मिलता है। भोजराज के द्वारा रचा गया रचना हरिश्चंद्र रास, इसमें हम पौराणिक कथा आधारित रचना को देखते हैं। धनपाल द्वारा रचा गया तिलक मानस जैन धर्म ग्रंथ है। ब्रह्मनाथ जी ने योग सागर की रचना की। योग सागर में हम नाथ परंपरा से संबंधित विवरण देखते हैं। चंद कवि जी ने पृथ्वी राज विजय की रचना की, जिसमें संस्कृत में पराक्रम वर्णन है। सुंदर सूरी जी ने नीति सागर का रचना की, जिसमें जैन धर्म की नीतियों का ग्रंथ माना जाता है, जिसे जैन धर्म की नीतियों का ग्रंथ भी माना जाता है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, और हम देख सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला है भाषा हम देख सकते हैं आदिकाल में अपभ्रंश, अवहट, प्राकृत और प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग किया जा रहा था। इस युग के रचनाओं का विषय वस्तु मुख्य रूप से धर्म, योग, नीति, वीरता, भक्ति एवं शिक्षा नीति शिक्षा रहा। इस युग के रचनाओं में मुख्य रसों की प्रधानता थी, जैसे वीर रस, भक्ति रस तथा शांत रस की रचनाओं की प्रमुखता देखने को मिलती है। इस युग की रचनाओं का रचना रूप कुछ इस प्रकार था। दोहा देखने को मिलता है, छंद, रासों तथा पद एवं गाथा मिलते हैं। इस युग अथवा आदिकाल के रचनाओं का मुख्य उद्देश्य रहा है धर्म प्रचार, नीति शिक्षा और समाज सुधार ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा। और आदिकाल के साहित्य की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे रहस्यवाद, योग साधना, शौर्य एवं लोक धर्म ही इस युग की साहित्य की प्रवृत्तियां रही। अतः हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य की नींव रखने वाला काल था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं से न केवल भाषा को आकार दिया, बल्कि धर्म, वीरता और नैतिकता को भी समाज में स्थापित किया। इसी युग के आधार पर आगे चलकर भक्ति काल और रीति काल की नींव पड़ी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह कक्षा पसंद आई होगी तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।